Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is डॉक्टर वकार अहमद और आज की जो प्रेजेंटेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैटल के अंदर जो इन्फेक्शियस कॉजेज होते हैं अबॉर्शन की उनके ऊपर है। तो प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अबॉर्शन क्या है? जो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन दो सूरत में होती है। एक अलाइव काफ की बर्थ में और दूसरा डेड फीटस या काफ की रिजल्ट में। तो जो डेथ ऑफ फीटस है, अगर वो एट द टाइम ऑफ काविंग हो तो हम इसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। लेकिन अगर 1 से 2 महीने की फर्टिलाइजेशन के अंदर फीटस, तो हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन एम्ब्रियो उसको कहेंगे। तो उसकी जो डेथ है विद इन 1 to 2 months आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसको हम एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी कहेंगे। हाँ, अगर ये डेथ फीटस की हो और आफ्टर 2 months हो तो देन इसको हम अबॉर्शन कहेंगे। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो जो जनरली 1 to 2% ऑफ अबॉर्शन होता है वो एक्सेप्टेड होता है। उसमें कोई इतनी घबराने की बात नहीं होती। हाँ, ना कोई ऐसी परेशानी की बात होती है, क्योंकि एनिमल में जनरली कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या और कोई बिहेवियल स्ट्रेस आता रहता है जिसको 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसका इम्पैक्ट लाजमी होता है। तो इस वजह से 1 to 2% जो अबॉर्शन होती है। हाँ, अगर 2% से ज़्यादा हो जाए तो देन आपको उसका रूट काज ढूंढना ज़रूरी हो जाता है। रूट काज ढूंढने के अलावा आपको जिस वजह से वो अबॉर्शंस हो रहे होते हैं उनको भी एलिमिनेट करना पड़ता है या उनको रेक्टिफाई करना पड़ता है, ताकि अबॉर्शंस की वजह से जो लॉसेस हैं उनको कम किया जा सके। वो लॉसेस क्या हो सकते हैं? इन केस ऑफ डेथ ऑफ द फीटस या काफ के आपको अपना रिप्लेसमेंट हर्ड नहीं मिलता, या अर्ली अबॉर्शन की वजह से एनिमल प्रोडक्शन में नहीं आते, क्योंकि जो एक मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रेगनेंसी का ही बाई प्रोडक्ट है। एनिमल की प्रेगनेंसी क्रिएट होगी, वो काफ को बर्थ देगा, तो देन उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी। तो अगर शुरू वाले दिनों में हो जाए, लेट से 2 से 4 माह पे, 5 माह पे, 6 माह पे, 7 माह पे, 5 माह तक हो सकता है कि वो प्रोडक्शन में ही ना आए, 6, 7, 8 माह तक अबॉर्शन उसका होता है, तो वो लैक्टेशन की पीक ही ना अटेंड कर सके, वो प्रोडक्शन ही वो नहीं दे सकता कि जो एक एनिमल की मुकम्मल गेस्टेशन लेंथ के ऊपर वो प्रोड्यूस करता है। तो अबॉर्शन की कॉजेज़ के ऊपर आते हैं। इनमें सबसे पहले स्ट्रेस है। स्ट्रेस किसी भी किस्म का हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, काउ कंफर्ट की वजह से, उसकी एनिमल के बिहेवियर की वजह से, एनिमल की जो माइंड बिहेवियर की वजह से हो सकता है, या काउ कंफर्ट की वजह से हो सकता है। फिर किसी किस्म के भी जो टॉक्सिसिटी आती है प्लांट्स के थ्रू, उनके थ्रू हो सकता है। इनमें माइक्रोटॉक्सिन्स आ जाते हैं, नाइट्रेट की पॉइजनिंग आ जाती है, और सो ऑन, मुख्तलिफ जो से प्लांट्स हैं जिसमें टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है। फिर आती हैं इन्फेक्शियस कॉजेज़। इन्फेक्शियस कॉजेज़ को फर्दर 4
हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनमें वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाती हैं, फंगस आ जाती है या प्रोटोजोआ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नॉर्मली एक फील्ड में जो लेमैन सोचता है कि एक गाय जो सी है उसको कोई हिट आया है, उसने कहीं जंप किया है, वो कहीं गिरी है, इस वजह से उसका अबॉर्शन हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इस गाय के अंदर फीटस होता है या काफ होता है, वो बड़ी अच्छी तरह जो अ, जो फीटस के लेयर्स होती हैं एमनियोटिक की, एमनॉइन की, एलेंटाइन की, तो ये फीटस को इन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया होता है कि वो ऐसे किसी बम्प की वजह से अबॉर्शन नहीं होता। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि गाय का जो अबॉर्शन हुआ है वो उसके बम्प होने की वजह से हुआ है। देन हम इंफेक्शियस कॉजेज की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आती हैं वायरस। जो वायरल कॉजेज हैं उनमें दो डिजीजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले जो है वो बोवाइन वायरल डायरिया है, जिसको बीवीडी कहते हैं। इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकियाइटिस है, जिसको आईबीआर बोलते हैं। और इन दोनों डिजीज से काऊ को बचाने का तरीका यही है कि इनकी वैक्सीनेशन की जाए। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों की वजह से या किसी एक की वजह से अबॉर्शन होता है, तो रेस्ट हर्ड को इनसे बचाने के लिए इस एनिमल को कलिंग कर दिया जाता है। इनकी जो बोवाइन वायरल डायरिया है, इसमें जो नॉर्मल यूजुअली जो अबॉर्शन होता है वो इस वायरस के एक्सपोजर के 2 महीने के बाद होता है। और जो आईबीआर है वो ब्रूसेला की तरह ही लास्ट हाफ में होता है। देन बैक्टीरियल कॉजेस, इसमें ब्रूसेला, कंपाइलोबैक्टर, क्लेमीडिया और लेप्टोस्पाइरोसिस। इसमें ब्रूसेला और लेप्टोस्पाइरोसिस के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू काउस को इस डिजीज़ के अगेंस्ट बचाया जाता है। जैसा कि मैंने अपनी पहली जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो डेयरी फार्म पे कॉमन वैक्सीनेशंस होती हैं उनमें से ये दो उनमें से ये दो वो हैं। देन अगर कंपाइलोबैक्टीरियोसिस की वजह से होता है तो ये वेनेरियल डिजीज़ है और इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ही होता है। तो इसका प्रिवेंटिव मेजर ये है कि आप कंट्रोल ब्रीडिंग करें, मतलब आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर जाएं। आप बुल को यूज़ ना करें क्योंकि ये बुल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। देन क्लेमीडिया है, इसमें जो इसका कंट्रोल मेथड है वो यही है कि एनिमल को अलग कर दिया जाए या इसकी कलिंग कर दी जाए। ब्रुसेल्ला की जो यूजुअल स्टेज ऑफ गेस्टेशन है जहाँ पे ये वॉशर होता है वो लास्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी है। कंपाइलोबैक्टीरियोसिस में एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी भी होती है, अबॉर्शन भी होता है और ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है। क्लेमीडिया पे लास्ट ट्राइमेस्टर पे होता है। लेप्टोस्पाइरोसिस भी किसी भी स्टेज पे गेस्टेशन की अबॉर्शन कॉज कर सकता है। बैक्टीरियल कॉजेज के बाद आते हैं प्रोटोजोल कॉजेज। इसमें भी 3 कॉमनली हैं, जिसमें न्यूस्पायरा, सार्कोसिस्टिस है और ट्राइकोमोनियासिस है। न्यूस्पायरा में जनरली जो 4 to 6 months ऑफ गेस्टेशन इस पे अबॉर्शन होता है। सार्कोसिस्टिस में लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है और ट्राइकोमोनियासिस में विद इन 5 months या एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी इस स्टेज पे होता है। तो न्यूस्पायरा से एनिमल को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि अपने फार्म से जो है डॉग्स को दूर रखा जाए, क्योंकि ये न्यूस्पायरा जो कैनाइनम है वो डॉग के थ्रू ट्रांसफ़र होता है काउस के अंदर और यही इस अबॉर्शन की वजह बनता है। देन डॉग्स के जो फीसिस हैं इनको भी दूर रखा जाए, क्योंकि इसकी वजह से सार्कोसिस्टिस होता है। और ट्राइकोमोनियासिस से बचने के लिए फिर कंट्रोल ब्रीडिंग है, मतलब आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें। और अगर आप किसी नेचुरल इंसेमिनेशन के लिए बुल यूज़ कर रहे हैं तो किसी बुल में जिसमें वो डायग्नोज होता है तो उसकी कलिंग कर दें ताकि रेस्ट ऑफ हर्ड को उससे बचाया जा सके।
हम इन डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए जो जो उनसे सैंपल्स हमें चाहिए होते हैं वो स्लाइड्स के अंदर विजिबल है। आप इसको देख सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा सैंपल हमें लेबॉर्ट्री भिजवाने की ज़रूरत है। इसमें मोस्टली जो जनरली यही होता है कि फ़ीटस या फ़ीटस का पार्ट, प्लेसेंटा, क्रंकल और आप जिसे सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, इनको प्रिजर्व किया जाता है, लेबॉर्ट्री में भिजवाया जा सकता है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो अगर अबॉर्शन हुआ और आपने उस जो सैंपल है उसको लेबॉर्ट्री तक पहुंचाना है, कोई वेटनेरियन भी अवेलेबल नहीं है, तो जनरल गाइडलाइन यही है कि आप उस फीटस को प्लेसेंटे के कोई एक हिस्सा को आप कलेक्ट करें और इसे एक प्लास्टिक बैग में डालकर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पर स्टोर कर लें। इस पे स्टोर करने के बाद आप जैसे ही कोई लेबॉर्ट्री का जिन्होंने सैंपल लेना है वो अवेलेबल होते हैं तो उनको ये आप पहुंचा दें जो सैंपल हमने डायग्नोसिस के लिए भेजना है। याद रखिएगा ये सैंपल जो हमने कलेक्ट करना है उसको हमने फ्रीज नहीं करना, क्योंकि फ्रीज होने के बाद हमें जो लेबॉर्ट्री में डायग्नोसिस है उसके लिए मुश्किल पेश आएगी। मुश्किल पेश आने से ये मतलब है कि हो सकता है कि टिश्यू में क्रिस्टलाइजेशन हो जाए या उस स्टैंडर्ड का वो सैंपल ना रहे कि जिसकी वजह से हम लेबॉर्ट्री वाले उसको डायग्नोसिस करने में परेशानी वो पेश आए। सो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी इन्फेक्शियस कॉजेज़ के बारे में। इससे रिलेटेड सजेशंस या क्वेश्चंस हो उनके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर time and please do subscribe my channel for latest videos. Thank you very much. Allah Hafiz.